जय श्री कृष्ण, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। मैं लेकर आई हूँ एक वैचारिक मंथन की सीरीज जिसका नाम है प्रयास द वे अहेड। आज का इसमें हमारा विषय रहेगा मैं और मेरी अर्थव्यवस्था। वर्तमान परिस्थिति ने हर एक के मन में कुछ सवाल जरूर खड़े किए हैं, जैसे क्या मैं संभल पाऊंगा? क्या मेरा परिवार कोरोना के प्रभाव से बाहर निकल पाएगा? अब हर वो व्यक्ति परेशान होगा, एक जीवन को पटरी पर लाने के लिए और द्वितीय आजीविका कमाने के लिए। जिन परिवारों ने अपने आधार स्तंभ को खो दिया है, उनकी मनस्थिति को शायद वह खुद भी बयान नहीं कर पाएंगे, पर कहते हैं जीवन एक संघर्ष है। अब इस संघर्ष में पलों में, दिनों में या यूं कहूं महीनों में उनकी सोच विचार करने की शक्ति पर काले बादल मंडराने लगते हैं। उन्हें एक अच्छी सलाह मिले जो उन्हें इस दर्द से जीवन जीने की चाह की ओर ले जाने के लिए प्रवृत्त करे। ऐसी सलाह जिसमें आज का ही नहीं बल्कि आने वाले कल के बारे में भी सोचा गया हो। प्रभावित परिवारों में कुछ ऐसे भी परिवार होंगे जो धनी होंगे, किंतु उन्हें सही दिशा नहीं मिल रही हो। कुछ परिवार ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी आर्थिक परिस्थिति पर गहरा असर पड़ा हो सकता है इनमें से कुछ इस दुविधा में हो कि क्या मैं अपनी परिस्थिति किसी से पूर्ण तरह साझा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? क्या वह व्यक्ति मेरी इस परिस्थिति का गलत फायदा तो न लेगी? क्या कोई व्यक्ति मेरी परेशानियों का सही हल दे पाएगा? परिस्थिति चाहे कुछ भी रहे, मतलब आपके घर पे सभी सर्व कुशल मंगल है, या ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है जिनके यहाँ पे कुछ दुर्घटना घटी हो। ठीक है, तो अभी दोनों भी परिस्थिति में कुछ पॉइंट्स है जिनके ऊपर हमें सोचना है। जिनके यहाँ पे कुशल मंगल है, उन्हें इस बारे में यह सोचना है कि उन्हें ये चीज़ें साझा करनी है क्या, किससे करनी है, कैसे करनी है, और इसलिए करके रखनी है कि चाहे अभी कोरोना वायरस हो, डेल्टा प्लस वायरस हो, एक्सीडेंट हो, हार्ट अटैक हो, लीवर फेल हो, किडनी फेल हो, कुछ भी हो, क्योंकि कोई भी दुर्घटना, कोई भी आपातकालीन स्थिति तभी पैदा होती है जो हमें कह के नहीं आती, जो हमें कोई दस्तक नहीं देती है, नॉक नहीं करती है डोर का आने से पहले, वो धमाक करके घर पे घुस जाती है। तो कुछ पॉइंट्स है जो हमें सोचने हैं। तो जिनके यहाँ पे सभी कुछ अच्छा है, वह इस विषय पर सोचे कि मैं किससे साझा करूँ, कब साझा करूँ, और इसके बारे में मुझे क्या अच्छा करके मेरी फैमिली को मेरे बाद कोई तकलीफ ना हो। और जिनके यहाँ पे कोई दुर्घटना घट गई है, उन्हें क्या करना है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो चलिए हम एक एक करके कुछ पॉइंट्स के ऊपर नज़र डालते हैं। पहले हम ऐसे प्रभावित परिवारों के बारे में देखते हैं जिन्होंने अपने आधार स्तंभ को खोया है, जिनके यहाँ कमाने वाले व्यक्ति की कमी हो गई या माता पिता की कमी हो गई है। ऐसे परिस्थिति में अगर आपको घर की अर्थव्यवस्था की पूर्णतः जानकारी है तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, लेकिन जिन्हें यह जानकारी नहीं है उन्हें क्या करना होगा? तो सबसे पहले सभी एसेट्स की लिस्टिंग करनी है, जिसमें बैंक अकाउंट्स है, चाहे सेविंग्स रहे, करंट रहे, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सैलरीड अगर है तो ईपीएफ, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, प्रॉपर्टीज, ज्वेलरी, व्हीकल्स, लॉकर्स, लोन रिसीवेबल, मतलब जिन्हें हमने लोन दिया है, एडवांसेस गिवन फॉर एनी प्रॉपर्टी। अगर कोई
प्रॉपर्टी और व्हीकल्स, अगर कोई प्रॉपर्टी बुक करके रखी है, सिर्फ बुकिंग अमाउंट हमने दी है, या कोई व्हीकल हमने बुक की है उसकी बुकिंग अमाउंट दी है तो वो। और बिजनेस रिलेटेड लोन्स एंड एडवांसेस, कि बिजनेस से रिलेटेड हमने कोई लोन्स या एडवांसेस हमने दिए हैं। इन्वेस्टमेंट्स इन पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, एनी अनलिस्टेड कंपनी और प्राइवेट कंपनी, मतलब भागीदारी में हमने कितना पैसा वहाँ पे डाला है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी, अनलिस्टेड कंपनी जो पब्लिक कंपनी है लेकिन उसके शेयर्स लिस्टेड नहीं है एनएससी बीएससी पे, और प्राइवेट कंपनी, इनमें जो शेयर्स हमने हेल्ड किए हैं, क्या अमाउंट है, कितना परसेंटेज है, उसका डिटेल। सेकेंड लिस्टिंग हमें करनी है, जैसे हमने असेट्स की वैसे ही हमें लायबिलिटी की करनी है। बैंक लोन कौन से बैंक से है, कितने अमाउंट का है। पर्सनल लोन्स, लोन्स फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जिनसे भी लिए है। बिजनेस लोन, हाउसिंग लोन इत्यादि, इनकी लिस्टिंग करनी है। देन हमें बनाना है लिस्ट ऑफ डिस्प्यूट्स बाय अस एंड ऑन अस, हमने किन के ऊपर केस दायर की है और किसने हमारे ऊपर की है, यह सब लिस्ट बनानी है। अब यह लिस्ट कैसे बनानी है, तो बैंक अकाउंट्स, इसमें हमें क्या डेटा इकट्ठा करना है। अब ये 21 कॉलमनर हमारा एक्सेल शीट बनेगा, ठीक है, जिसमें फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर, देन आएगा नेम ऑफ बैंक, बैंक कौन से बैंक में हमारा खाता है, उसकी कौन सी ब्रांच है, उसका आईएफएससी कोड, टाइप ऑफ अकाउंट मतलब सेविंग्स अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, रिकरिंग डिपॉजिट है, जॉइंट अकाउंट है। देन आएगा अकाउंट नंबर, अगर आप यहीं पे सीसीओडी भी करना चाहते हो, कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का, तो वो भी आप इसी में ले सकते हो। देन आपको लिखना है, छठे नंबर का कॉलम रहेगा आपका अकाउंट नंबर। उसके बाद वो अकाउंट में हमने कौन सा मेल आईडी दिया है, वहाँ पे कौन सा मोबाइल नंबर दर्ज किया है, केवाईसी कॉम्प्लायंट है या नहीं है। देन 10th हमारा कॉलम है नेट बैंकिंग फैसिलिटी, हमने ली है या नहीं ली है, येस और नो। ली है तो उसका यूज़र आईडी क्या है, सेविंग्स अकाउंट अगर है तो यूज़र आईडी लगेगा, और करंट अकाउंट अगर है तो कॉरपोरेट आईडी लगेगा। देन उनके पासवर्ड्स क्या है, करंट अकाउंट के लिए हमें ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी लगेगा। काफ़ी सारे अकाउंट में सेविंग्स के लिए भी ट्रांजैक्शन पासवर्ड लग सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन बैंक टू बैंक। देन 14th नंबर का कॉलम है, उसमें हमने हमारा डेबिट कार्ड का नंबर क्या है, जो भी बैंक अकाउंट है वहाँ पे हमारा डेबिट कार्ड का नंबर क्या है, वो कार्ड का हमारा एटीएम पिन क्या है। कहीं कोई हिंट क्वेश्चंस अगर हमने लिखे हैं तो हिंट क्वेश्चन डाल दीजिए, उसका आंसर डाल दीजिए, ताकि रीसेट फॉरगेट पासवर्ड ये वाली चीज़ें ना करनी पड़े। देन केवाईसी कॉम्प्लायंट, ये तो मैंने बीच में भी लिया कि केवाईसी कॉम्प्लायंट अगर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अदरवाइज क्या पेंडिंग है, यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में उसका आप फिर से डिटेल लिख सकते हो, या वहीं पे ही आप लिख लीजिए, जैसे भी आपको कन्वीनियंस्ड लगे वैसे। देन है चेकबुक, चेकबुक हमें इशू किया है, हाँ किया है, तो वो कहाँ पे रखा है, नहीं किया है तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। नेक्स्ट कॉलम का वहाँ पे डैश आ जाएगा, नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। एंड नेक्स्ट कॉलम है ऑपरेटेड बाय, जैसे जॉइंट अकाउंट है तो जॉइंट अकाउंट में आएगा कि कौन ऑपरेट कर रहा है उससे। अब लिविंग मेंबर है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, वो आपका कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन अगर किसी की डेथ हुई है, अगर अकाउंट जॉइंट में है या ओडी है, सीसी है, तो ऑपरेटिंग कौन है ये तो मैंने आपको बोला कि वहाँ पे आपको वो कॉलम बना लेना है। अब सबके पासवर्ड्स आपको सबसे पहले प्रायोरिटी में चेंज करने हैं, और उसकी फॉर्मेलिटी क्या है ये आपको बैंक मैनेजर को पूछकर उसके अनुसार आपको आगे का कदम लेना है। जहाँ पे एड्रेस चेंज करने की नौबत आती है या लोकेशन चेंज किया है आपने, आप रहने को कहीं और शिफ्ट हो चुके हो और वो प्रोसेस अगर आपकी इनकम्प्लीट रह गई थी, तो पहले वो प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिए, वो बैंक अकाउंट्स में आपके एड्रेसेस अपडेट कर लीजिए, ठीक है। अब जो अकाउंट नॉमिनेटेड थे,
मीन्स जहाँ पे नॉमिनीज असाइन किए थे। अब नॉमिनेशन क्या होता है? तो नॉमिनेशन मतलब आप ट्रस्टी को अपॉइंट कर रहे हो, ठीक है। अब उसकी लिस्टिंग कीजिए कि नॉमिनी कौन है। अगर मम्मी पापा स्पाउस डॉटर सन अगर ये है तो इतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगा। लेकिन फ्रेंड्स या रिलेटिव्स है तो ध्यान रखें, नॉमिनीज जो है वो गुड फेथ में अपॉइंट किए जाते हैं, ज़रूरी नहीं है वो ओनर्स रहे, ठीक है। नॉमिनेशन जो है ये ट्रस्टीशिप है, ओनरशिप नहीं है। अपने कंसल्टेंट से यहाँ कंसल्ट करके आगे का कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करें। नॉमिनेशन से ओनरशिप नहीं मिलती है, यह ध्यान रखकर अपने राइट्स का प्रोटेक्शन आपको करना है, ठीक है। अकाउंट क्लोजर करते वक्त जॉइंट अकाउंट अगर है तो वो ऑपरेटिव रखना है या नहीं उसका डिसीजन ले लीजिए। काफ़ी बैंक्स में हमारे अकाउंट्स है या काफ़ी बैंक अकाउंट एक ही बैंक में है तो किसे ऑपरेटिव रखना है, क्योंकि हर एक का मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना है, अदरवाइज उसमें चार्जेस लगेंगे। तो उसका डिसीजन लेकर बाकी के अकाउंट्स क्लोज कर दीजिए। अब जिनकी डेथ हुई है उनके बैंक अकाउंट्स है, सेविंग्स है, एफडी है, पीपीएफ है, बिजनेस अकाउंट है, तो उनमें क्या करना है? सबसे पहले बैलेंस वेरीफाई कर लीजिए, नॉमिनेशन है या नहीं यह चेक कर लीजिए। फिर बैंक मैनेजर से बात करके लीगल है या नॉमिनेशन, इनकी जो भी प्रक्रिया है उसे गति देकर वहाँ के फंड्स ट्रांसफ़र कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़, लिस्ट ऑफ अदर एसेट्स, लिस्ट ऑफ लोन्स, इनका कैसा फॉर्मेट रहेगा, इसमें कैसे टाइप के डिटेल्स रहेंगे, हमें और कौन सी चीज़ों का विशेषतः ध्यान देना है, और जिनके घर पे सब कुछ कुशल पूर्वक चल रहा है उन्हें कौन सी चीज़ों का ध्यान देना है, उन्हें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं एडवांस में, उसके बारे में हम विस्तृत पूर्व सुनेंगे, देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय महेश।